हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज आप सभी का रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग हिंदी के उस स्टेप पर पहुंच चुके हैं जहां पर शब्द के भेद की चर्चा खत्म होती है। आज हम लोग बात करते हैं आपका जो एक विविध प्रकार का नॉलेज है, उस पर चर्चाएं होंगी। जैसे मैंने आपको हिंदी की क्लास में आपको हिंदी का परिचय पढ़ा दिए हैं। परिचय आपका कंप्लीट हो गया है। जो बच्चा नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, राजभाषा नीति भारत में कब लागू हुई थी, हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है, उसके संपादक कौन है, प्रकाशित किस सन में हुआ और कहाँ पर किया गया, हिंदी का परिवार क्या है, हिंदी का संबंध किससे है, पहली पुस्तक क्या है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में और किस अनुसूची में किया गया है, और इसके बाद में हिंदी का सही क्रम क्या है, और उन सही क्रम है तो उसके आगे की बात क्या हुई थी, और हिंदी जो लिपि है देवनागरी, और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, ब्राह्मणी लिपि का विकास, खरोष्टी लिपि का विकास, सारी के सारी बातों का वर्णन हम आपको पिछली वीडियो में कर दिए। तो उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हमने आपको शब्द पर चर्चा किया था। किस पर? शब्द पर चर्चा किया। तो शब्द पर मैंने चर्चा करते हुए आपसे कहा कि जो आपका शब्द के पाठ थे दो, एक सार्थक और एक निरर्थक, और मैंने आपको कहा जो अर्थ देते हैं वे सार्थक, जो अर्थ न दे हुए निरर्थक। फिर उसके बाद में मैंने वर्ड या अक्षर, वाक्य, शब्द क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। फिर वहाँ पे आते हैं तो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ हो चुका है, वाचक लक्षणा व्यंजना भी बता दिया गया है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द को भी क्लियर कर दिया गया है। आगे बढ़े थे हम लोग तो विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो प्रविशेषण है उसको भी बता दिया गया है। और अविकारी यानी अव्यय का पाठ मैंने आपको बता दिया कि अव्यय के जो पाठ होते हैं वो मूलतः चार होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मय आदि बोधक। उसके भी कई पाठ होते हैं, मैंने भी उसकी चर्चा कर दिया है। क्लियर? आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी है उसमें भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन सी भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भाषा की संख्या पूछेगा तो आपका जवाब होगा कि भाषा की कुल संख्या होती है 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। क्लियर? फिर उसके आगे हम बताए थे आपको कि भाषा के भेद का बात करेगा या आपसे भाषा की 15वीं भाषा का नाम सिंधी, गणना करने पर 14, और सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ था, और सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1967 में जोड़ा गया। और फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। आपका बताया गया था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1992 में जोड़ा गया। फिर मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को जोड़ा गया। अब इन चारों को जो जोड़ा गया तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि आपके 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2003 में। और जब भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार की बात की जाएगी तो 22 भाषा को न दे करके 24 भाषा को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं इस सीरीज को। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो आर्य भाषा है उसके कै पाठ होते हैं। तो जो भारतीय आर्य भाषा है, देख लीजिए, जो भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा, यहाँ से एक सवाल आपके बनते हैं। तो जो भारतीय आर्य भाषा है तो भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, पहले इसकी चर्चा करेंगे।
तो हमसे कोई यदि पूछे कि भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका जवाब होगा कि भारतीय आर्य भाषा को पहले तो ये बताना होगा कि 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कै भागों में? 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। अब आप देखिए वो 3 का नाम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि एक लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए 3 कौन कौन से है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 3 का नाम क्या है? पहला नाम, दूसरा हम कह देंगे यहाँ पे रख देते हैं, और तीसरा नाम आपका यहाँ पे हो जाता है। पहला जो है वह है भारतीय आर्य भाषा है। अब पहला आपका बनता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा बनता है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक। आइए तो हम उसको क्रमबद्ध आपको लिख करके दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, ये देखिए पहला पॉइंट हो गया आपका। और जो दूसरा बनता है वह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, ये आपका नंबर 2 बन गया। और तीसरा जो बनता है वो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या बनता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारतीय आर्य भाषा है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब उन तीनों का नाम क्या है? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 3 पॉइंट थे, मैंने आपको तीनों व्यक्त कर दिया, बता दिया। अब आप देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया था पेपर में कि जो भारतीय आर्य भाषा ये दिख रहा है इसका समय कितना था। तो आपका जवाब होगा इनका जो समय था वह 500 ईसा पूर्व से 1000 था, कि 1000 से 500, कि 500 से 1500, कि 1500 से 1000। तमाम प्रकार के ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। अब आप सोचेंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल, समय सीमा कब से कब चलाया गया था। तो आपका जवाब होगा, आइए देखते हैं। आप तब बताएंगे 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है, कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। तो आपका जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कितना? 500 ईसा पूर्व, पहला का टाइमिंग। दूसरा का क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये आपका दूसरा टाइमिंग है। और तीसरा आपका क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक। लीजिए, देख लीजिए, तीनों का यहाँ पे समय काल को हमने विभाजित कर दिया। पहला जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलाया गया। मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा
1000 ईस्वी से अब तक। इसलिए आपको जब फंडामेंटल यानी परिचय की क्लास पहली थी तो उसमें आपको बताया गया था कि हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा किया गया था, और कितना ईसा पूर्व बताया गया था आपको, कितने ईस्वी से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी आपको बहुत पहले बताया गया है, पहली क्लास में ही बताया गया है। यदि आप उस बात को याद किए होंगे तो आज ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि याद नहीं है तो फिर ये जो है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका तो मैटर आप ही समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला वाला पॉइंट हम बढ़ाते हैं आगे, इस सीरीज को हम आगे कर रहे हैं। अब देखिए, एक चीज आप नोट करिएगा कि यदि कोई आपसे ये पूछे कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, ये आपका बताया गया था हमारे द्वारा कि हिंदी जो सही क्रम है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, तो वहीं पे हमने आपको बताया था कि जो अपभ्रंश है, अवहट है, हिंदी है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं अच्छा लिख करके आपको, मैं आपको बताया था, फिर भी आपको एक बार फिर बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप उस बात को भूलें ना। पहला आपका क्या है? पाली था, तो पाली के पहले आपका आता है क्या? संस्कृत। क्या आता है? संस्कृत। संस्कृत पाली के बाद आता है आपका प्राकृत, उसके बाद आता है अपभ्रंश। क्या आता है? अपभ्रंश। और इसके बाद आता है अवहट। क्या आता है? अवहट। ये सीक्वेंस हो गया। अगर अवहट के बाद देखा जाए तो ये लीजिए आपकी हिंदी हो गई। क्या हो गई? हिंदी। अब आप यहाँ समझने का प्रयास करिएगा कि ये सीक्वेंस था, तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा का प्राचीन नाम क्या है? संस्कृत भाषा का प्राचीन नाम क्या है बताने का प्रयास करिए। तो देववाणी के नाम से भी इसे लोग जानते थे। किस नाम से? देववाणी के नाम से। देववाणी के नाम से भी इसे जानते थे लोग। पाली भाषा में मैंने आपको बताया था उपदेश कौन दिया था? गौतम बुद्ध दिए थे। कौन दिए थे? गौतम बुद्ध दिए थे। प्राकृतिक भाषा में उपदेश कौन दिया था? तो आपको बताया गया था महावीर स्वामी जी दिए थे। ठीक है। और अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है ये भी आपको बताया गया था कि जो अपभ्रंश का अर्थ होता है वह आपका होता है बिगड़ा हुआ। क्या होता है? बिगड़ा हुआ, या हम कह सकते हैं टूटा हुआ, या हम कह सकते हैं भ्रष्ट। ये जितने दिख रहे हैं ये अपभ्रंश के अर्थ होते हैं। और अपभ्रंश का अगर पूछेगा कि अपभ्रंश के कै भेद होता है, तो जो अपभ्रंश के भेद होते हैं पाठ, वह आपके अपभ्रंश के पाठ की संख्या यदि कोई पूछेगा तो आपको कितना बताना है? तो आपका जवाब होगा कि अपभ्रंश के जो पाठ हैं वह मूलतः 4 होते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कितना? 7 भी देखेंगे। अब इसमें 4 मूलतः हैं। अब वो कौन कौन सा है इसे भी आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे नीचे देखिएगा बच्चे ध्यान से, बहुत ही बी केयरफुल। यहाँ पे 4 का नाम क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक नाम हो गया, 2, 3 और ये आपका 4 है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये और ये 4। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। पहला नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा है मागधी अपभ्रंश। कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। ये आपका नंबर चौथा बन जाता है, तीसरा। चौथा है आपका खस अपभ्रंश। इसके अलावा यदि बात किया जाएगा तो इसमें जो आपको 3 दिख रहे होंगे, 4 तो लिख दिया गया है तो 3 बचा है, तो इसमें भी आप समझ लीजिए। एक होता है आपका ब्राचंड अपभ्रंश। कौन सा होता है? ब्राचंड अपभ्रंश। एक हो गया आपका ये ब्राचंड अपभ्रंश, और एक होता है पैशाची अपभ्रंश। कौन सा? पैशाची अपभ्रंश, ये वाला।
इसे रुकिए क्लियर करते हैं। पैशाची अपभ्रंश होता है, ये कौन सा होता है? पैशाची। पैशाची अपभ्रंश, ये आपका हो गया दूसरा वाला। और एक होता है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश, ये आपका हो गया थर्ड। तो आप यदि जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा इसके बराबर। मूलतः 4 होते हैं, यही आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे। और मैंने आपको पहले इस बात का बोध करा दिया है। अब इस बात को इतना ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्जा मिल गया है कि इसे आप याद करेंगे और याद रखेंगे, ताकि अदर एग्जाम में यदि सवाल पूछा जाए तो उसका आप जवाब दे सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि संस्कृत, देववाड़ी, पाली भाषा में गौतम बुद्ध, महावीर, प्राकृत में अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ या भ्रष्ट होता है। कई प्रकार के होते हैं, मूलतः 4 सौर सेनी, मागधी, अर्ध मागधी, खस। फिर मैंने आपको बताया कहीं कहीं यदि आप 7 देख लिए तो आपको समझ में आएगा ये क्या है। ये प्रयोग के अनुसार है और ये इनकी संख्या कुल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों बात बता दिया। यदि आपसे पूछेगा जैसे ब्राचंड अपभ्रंश है, तो जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा का विकास ब्राचंड अपभ्रंश से हुआ है और वो 15वीं भाषा है सिंधी। और पैशाची का विकास यदि भाषा का नाम लिया जाए तो लहदा एवं पंजाबी, 2 भाषा ऐसी हैं। लहदा एवं पंजाबी का जो विकास होता है वह पैशाची अपभ्रंश से होता है। फिर तीसरा है महाराष्ट्री, तो जो मराठी भाषा का विकास हुआ है वह महाराष्ट्री अपभ्रंश से किया गया है, इसलिए यहाँ पे इनकी चर्चा हुई है। और ये ऊपर है सौर सेनी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सौर सेनी है, और सौर सेनी से आपका जो पश्चिमी हिंदी की बोली हम बताए थे कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आता है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, 5 आते हैं। तो जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का विकास आपका हुआ है सौर सेनी अपभ्रंश से, समझ रहे नहीं? उसके बाद में खड़ी बोली का भी विकास अपभ्रंश से हुआ है, तो कौन से? सौर सेनी से। यानी जो 5 वर्ग है उन सबका विकास आपका माना जाएगा क्या? सौर सेनी। क्योंकि अपभ्रंश का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उत्तर प्रदेश की बोली का भी मैंने आपको फिगर बनाया था, और बोली की संख्या 18 होती है, उपबोली 5 होता है, उसकी भी मैंने आपको फिगर बनाया था। वे जितने फिगर हैं यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको जो है कि बातें याद आ रही होंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि जो अपभ्रंश के बाद क्या है? अवहट्ट है। अपभ्रंश के बाद क्या है? देखिए बच्चे, अवहट्ट है। अब यहाँ पे अवहट्ट है। अब देखिए अवहट्ट का जो हम कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से उल्लेख परीक्षा में पूछा था और हम बताए थे आपसे कि स्पष्ट रूप से अवहट्ट शब्द का उल्लेख किसके पुस्तक में, किसके ग्रंथ में मिलता है। तो आइए देखिए, अवहट्ट शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख, अवहट्ट शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख पूछेगा कहाँ मिलता है, तो आपका जवाब रहेगा विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। और विद्यापति की एक रचना है, ये भी आपको पता होगी, मैंने बताया था। विद्यापति की एक रचना है जिसका नाम क्या है? कीर्तिलता। ये जो कीर्तिलता दिख रहा है इन्हीं की रचना है, और इसी कीर्तिलता में अवहट्ट शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। और विद्यापति की एक ऐसी रचना थी जिसका नाम है कीर्ति पताका। क्या नाम है? कीर्ति पताका, जो प्रकाशित नहीं हो पाई थी, हस्तलिखित रखा हुआ है। एक और है इनकी रचना पदावली। पदावली। और एक रचना है इनकी लिखनावली। लिखनावली। अब देखिए, आपको यहाँ पे जो रचनाएं दिख रही हैं चारों, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की। ये है विद्यापति, इनकी रचनाएं हैं।
अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि जो कीर्ति लता है उसमें अवहट का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, और कीर्ति पताका इनकी एक ऐसी रचना थी जो लिखी गई थी हस्तलिखित, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो पाया कुछ कारणों के बस। विद्वानों का ये जो है कि आपको बताया जा रहा है अनुसार। अब देखिए, जो कीर्ति पताका हो गया कीर्ति लता, और पदावली रचना, जो पदावली दिख रहा है, पदावली रचना के कारण विद्यापति को कहा गया था मैथिल कोकिल। क्या कहा गया था यहाँ पे? पदावली रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया था। क्या कहा गया था? मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। ये देखिए, ये जो कहा गया मैथिल कोकिल, ये किसे कहा गया? विद्यापति को कहा गया। और किसने कहा था? ये अगर बात पूछा जाए कि कौन कहा था मैथिल कोकिल विद्यापति को, कौन कहा था, यदि ये बात पूछ दिया जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अब आइए देखते हैं, यहाँ पर भी एक बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहने वाला जो विद्वान है उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो दिख रहा है नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा था। अब मैथिल कोकिल कहाँ पर कहे थे, यह बात हम बता सकते हैं आपको। देख लीजिए बोर्ड पे। अब देखिए, जैसे विद्यापति को मैथिल कोकिल कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, पहली बात क्लियर। और किस रचना के कारण कहा गया? पदावली रचना के कारण। अब विद्यापति ने कहा था, और कहाँ पे कहा था? विद्यापति का जो ग्रंथ है उसका नाम पदावली है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपना एक ग्रंथ है, उनके ग्रंथ में ही मिलता है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है देखिएगा, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो आपको ग्रंथ दिख रहा है, यह ग्रंथ आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को सन 1929 में लिखा था। कब लिखा था? 1929 में इस ग्रंथ को लिखा था। और इसी ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में सन 1929 को लिखे थे, और इसी ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा, पदावली रचना के कारण का। एकदम क्लियर। अब देखिएगा, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि आपका जो ग्रंथों की संख्या पूछा था विद्यापति का, तो जो विद्यापति हैं, ये विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या यदि पूछेगा तो कुल ग्रंथों की संख्या इनका आप कहीं कहीं देख लेंगे भैया, पहले ही हम बता देते हैं। क्या मिलेगा आपको? 14 मूलतः, लेकिन आपका कैट है इनका रचना भैया 4 है। कैट है यही 4 है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है, 1 2 3 4। क्लियर? तो ये विद्यापति से जुड़ी बातें थी, और विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि भी मिली थी। कौन सा? देखिए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप में आप पढ़ेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो आए दिन पेपर हो रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता कि कहाँ से सवाल पूछ दिया जा रहा है। तो इसलिए आप जितना आप अंदर से पढ़ेंगे, जितना डीप आपको नॉलेज होगा, उससे आपका ही फायदा होगा मित्र, मेरा कोई फायदा नहीं है। आपको सोच रहे होंगे कि इतना जो है कि अंदर जाने की क्या ज़रूरत है ज़रूरत। अभी 28-29 को पेपर हुआ पेट का, पेपर उठा करके देख लीजिए, करंट अफेयर जीएस कैसा है, डीआई कैसा है। हिंदी रीजनिंग बालक जो पढ़ा है वो तो कर लेगा,
क्योंकि ये सब सीमित सिलेबस होते हैं। जितना नॉलेज रहता है उतना एग्जाम में आता है। जीएस में सीमित नहीं रहता, ये भंडार है, अर्थार्थ है। इसलिए लेकिन उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है कि एकदम हट के प्रश्न आ जाए। तो इसलिए मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ और आप इस बात को कहीं न कहीं नोट किया करिए, या आपको लर्न करना है तो याद कर लीजिए, या आप शॉर्ट स्क्रीन मार के उसको देख लीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ये बात बता दिया। तो विद्यापति को क्या कहा गया था, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी, ये आप देखिएगा। विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी। अभिनव जयदेव की किसकी उपाधि मिली थी, अभिनय जयदेव की उपाधि विद्यापति को मिली थी। किसे मिली थी, विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये विद्यापति से जुड़े सवाल थे, मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी। तो हिंदी का जो अब हम लोग इस समय जो प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी। क्या कहेंगे, आधुनिक हिंदी। तो देखिए अब आप एक बात नोटिस करिए कि उतने ही क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बन गए। आपका एक छोटा सा हम इसको अगर करते हैं तो आपका यहाँ पे हम देख लीजिए, इतना छोटा कर देते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। फिर उसके बाद में पहला का नाम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन। फिर उसके बाद में मैंने नीचे समय को दर्शाया है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलाया गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलाया गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 1000 ईस्वी से अब तक। क्लियर है पूरी बात, पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं अभी तक जितना बोले। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में हमने ये सही क्रम है, ये हिंदी का सही क्रम है। क्या है ये, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप जानते रहिए है क्या चीज़। ये हिंदी का सही क्रम है। क्या है, सही क्रम। तो ये हिंदी का सही क्रम में ये सारी बातें हुई हैं जो आपको नीचे दिख रही हैं। तो हिंदी का जो सही क्रम है आपको ये दिख रहा है नीचे। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हैं। सही क्रम तो केवल आपका ये है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौवट, हिंदी, बात खत्म। लेकिन नहीं, कई ढेर सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, एक छल्ले में फंसे हैं और उनको भी आपको जो है कि जानकारी लेना जरूरी है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बताया कि संस्कृत का प्राचीन नाम देववाणी, पाली का है का गौतम बुद्ध ने भाषा पाली भाषा में उपदेश दिया, प्राकृतिक भाषा में महावीर स्वामी ने दिया। अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ या भ्रष्ट होता है। अपभ्रंश के मूलतः 4 प्रकार हैं, सौर से निमागदी, अर्धमागदी, खस। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि 3 और होते हैं जिनका नाम आपको बोर्ड पे दिखा दिया गया है। ये आपका प्राचंड अपभ्रंश है, पैसाची है और ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। फिर उसके आगे बढ़े थे तो अवहट शब्द का हमने कहा स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति के कीर्तिलता में मिलता है। अब यहाँ पर कीर्तिलता हो गए। मैंने आपको फिर बता दिया कि विद्यापति की कीर्ति पताका एक ऐसी रचना है जो हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। फिर इसके बाद में तीसरा बता दिया कि पदावली रचना है और चौथा लिखनावली है। इनका कुल ग्रंथ कितना है, 14 है और मूलतः कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। पदावली रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। और मैथिल कोकिल कौन कहा था, तो मैथिल कोकिल एक विद्वान है जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। उस हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1929 यानी 1929 में विद्यापति को मैथिल कोकिल पदावली रचना के कारण कहा और इनको अभिनय जयदेव की उपाधि भी मिली थी विद्यापति को। क्लियर। आगे फिर बड़े मैंने कहा हिंदी का जो वर्तमान चल रहा है उसे हम लोग आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी डिटेल थी, मैंने इसको यहाँ पे स्पष्ट आपको कर दिया। आप इसे क्या करेंगे, नोट करते रहिएगा ताकि आपका जो है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस सीरीज को। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से।
अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जितने पढ़ाए गए हैं विविध पॉइंट पर बातें होंगी और बातों को थोड़ा सा अंदर की बातें होंगी, डीप बातें। क्लियर? जैसे मैंने कहा लिपि जो होता है, लिपि संस्कृत की लिप धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है लीपना, और लिपि का शाब्दिक अर्थ है लीपना होता है, और ये लीप धातु से बना है। लिपि के 4 भेद होते हैं, पहले भी बताया था। वर्णात्मक, अक्षरात्मक लिपि है, भाव या संकेत है, चित्रात्मक लिपि है। क्लियर? आगे हम लोग सीरीज को बढ़ाए थे आगे, तो भैया आपका बता दिया गया था कि जो संस्कृत से मिलकर बनता है तो तत्सम, और हिंदी से मिलकर बनेगा तो तद्भव। देशज देश प्लस जस से मिलकर बना है, विदेशज विदेश प्लस जस से। क्लियर? आगे बढ़े थे। मैंने कहा जो आपका जिससे विखंडन होगा वो ऋण, जिसका विखंडन नहीं होगा वो योगी। जिसका विखंडन नहीं होगा वो रूढ़ शब्द है, और जिसका विखंडन हो जाएगा वो यौगिक शब्द है, और जो कोई विशेष अर्थ देने लगता है वो योग रूढ़ रहता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है? आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं सीरीज को। तो आज की जो चर्चाएं हैं इसी सारी बातों का होगा, और हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको विकारी बोला था, क्या बोला था कि रूपांतरण या विकार के आधार पे, किसके आधार पे? यहाँ पे देख सकते हैं, रूपांतरण या विकार के आधार पर। रूपांतरण या जो विकार के आधार पर मैंने आपको बताया था कि शब्द के कई भाग होते हैं, तो आपका जवाब था कि रूपांतरण या विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा होता है मैंने आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, फिगर बना देते हैं ताकि आप क्लियर रहें। एक को मैंने कहा था आपका होता है विकारी शब्द, क्या होता है? विकारी शब्द एक होता है, और दूसरा क्या होता है? अविकारी। अब आपको केवल ये बताना है कि किसे कहेंगे, इसका दूसरा नाम भी आपको बताया गया था, क्या नाम था? अव्यय नाम था। अब देखिए इनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, और इनके 4 पाठ हैं। अब इनके नाम क्या हैं ये भी तो मैं समझ लीजिएगा थोड़ा सा, 1 सेकेंड। अब इनके पाठ में हमने कहा 4 हैं, और इनके पाठ में भी हमने कहा कैसे हैं? 4 हैं। इसमें कौन कौन से पाठ को रखा गया था यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे। पहला नाम था आपका क्या था? संज्ञा था, और दूसरा जो था आपका सर्वनाम था, क्या था? सर्वनाम था। तीसरा जो था आपका वो आपका विशेषण था, क्या था? विशेषण था। और जो 4 नंबर के थे वो आपकी क्रिया थे, क्या थे? क्रिया। और इसके भी 4 पार्ट थे। अब इसमें कौन कौन थे ये भी देख लीजिए बोर्ड पे। यहाँ पे पहला नाम हो जाता है क्रिया विशेषण। पहला कौन था? पहला क्रिया विशेषण था। और दूसरा कौन सा था? संबंध बोधक अव्यय, याद आ रहा होगा, संबंध बोधक। और 4 नंबर क्या था? 3 नंबर समुच्चय बोधक, क्या था? समुच्चय बोधक अव्यय, ये आपका था 3 नंबर। और लास्ट की जो 4 नंबर थी विस्मय आदि बोधक थी, क्या थे? विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये आपके हो गए 4। ये आप जो 4 दिख रहा है मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है? इसलिए मैं इसकी सिर्फ चर्चा करूंगा। तो रूपांतरण या विकार के आधार पे मैंने आपको जो 2 बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, एक विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। आपको 2 पॉइंट बताया जा रहा है, एक विकार और एक अविकारी। विकार क्या है? जो विकारी शब्द है जिसमें मैंने कहा था कि जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक के कारण परिवर्तन किया जा सकता है उसे विकारी कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसे अविकारी। और अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय है। क्या नाम है? अव्यय है। अब देखिए, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, और इसमें परिवर्तन होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में, और यहाँ पर क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो मैंने बताया था आपको। फिर हमने आपको आगे बढ़ाया कि ऐसा
कोई भी पृथ्वी पर जो भी आपको दिख रहा है वे सब के सब क्या है? संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम लीजिए, किसी स्थान का नाम लीजिए, या किसी जो है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी का नाम लीजिए। वस्तु का लेंगे तो भी कोई न कोई नाम है, संज्ञा होता है। किसी व्यक्ति का नाम लेंगे कुछ न कुछ तो नाम होगा, किसी स्थान का नाम लेंगे तो भी नाम है, तो ये सब संज्ञा हो गया। और मैंने आपको कहा था कि संज्ञा के जो स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? विशेषण कह देते हैं। ये जो दिख रहा है यही तो मैंने बताया था कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले को सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण। यदि विशेषण की विशेषता बताने लगता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? प्रविशेषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रविशेषण। एक प्रविशेषण भी आपको पढ़ाया गया था कि जो विशेषण की विशेषता बताता है। अब सर्वनाम के मैंने आपको कुल संख्या कितना बताया था? 11। और भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। और जो पुरुषवाचक होता है इसका क्या पार्ट आपको बताया गया था? 3। उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम मतलब वक्ता, वक्ता मतलब कौन? जो बोलने वाला होता है। और जो वक्ता की बात को सुनता है उसे कहा जाता है श्रोता। और वक्ता जिसके बारे में बात करता है उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। क्लियर? आगे फिर मैंने आपको पढ़ा कि जो भी आपका संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा विशेषण कहलाएगा। और विशेषण में हमने कहा था कि 2 अंग होते हैं, 2 तत्व होते हैं, उनका क्या नाम है बताइए आप लोग। तो 2 तत्व के नाम आपको बताया गया था। पहला का नाम था उद्देश्य विशेषण, दूसरा का था विधेय विशेषण। तो जो उद्देश्य विशेषण है वो किसे कहते बताइए? उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? उद्देश्य में पहले क्या आना चाहिए? पहले विशेष से आना चाहिए कि पहले विशेषण? तो उद्देश्य में पहले विशेषण आता है, बाद में विशेष से आता है। और विधेय विशेषण में क्या होता है कि पहले विशेष से आता है, बाद में विशेषण आता है। मैं वहाँ पर आपको विधि पूर्वक लिख करके एग्जाम्पल के साथ क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण किए थे। यदि आप इस टाइम यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो जो है कि आप पिछला जो वीडियो बना है प्लेलिस्ट से उसे देखेंगे तभी ये सारे के सारे जवाब आप देख सकते हैं हमारे। ठीक है, आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें 2 अंग हो गए हैं और हम कह दिए विशेषण के भेद आपके होते हैं 4। कौन कौन सा? तो मैं बताया था सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक, ये 4 हैं। ये तो बताया गया था सार्वनामिक, गुण, संख्या, परिमाणवाचक विशेषण। और उसमें जो सार्वनामिक विशेषण है इनके कितने पार्ट बताए गए? 1, 2, 3, 4। तो 2 पार्ट बताया गया। कौन सा? दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरे का नाम है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये 2 ही पार्ट बताया गया था। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़े तो हमने कहा आपसे कि जो गुणवाचक विशेषण है इसके निम्न पार्ट है 6, 7, 8, 5, कहीं कहीं आपको 8+ दिख जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो मूलतः की बात होती है तो 6 की, कहीं कहीं 5 की भी हमने देखा। तो आप जो है कि जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप आंसर को दिया करिए आप लोग, यही है रिक्वेस्ट आपसे। तो अब उसमें कौन कौन सा है ये भी सुन लीजिए। मैंने आपको बताया भी है आकार बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक 5 हो गए, स्पर्श बोधक 6, स्वाद बोधक 7, दिशा बोधक 8 पहुँच। तो इसमें क्या है कि जो दिशा बोधक है दिशा का बोध कराएगा, स्थान है तो स्थान का बोध कराएगा, स्वाद है तो स्वाद का, स्पर्श है तो स्पर्श। यानी जो नाम है यदि ये नाम याद है आपको तो आप एग्जाम्पल आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो दिनचर्या में हम आप और कोई व्यक्ति से कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो वो इन शब्दों का प्रयोग करता है, बस उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि यही स्थानवाचक है,
यही कालवाचक है, यही जो है कि भैया रीतिवाचक है, यही परिमाणवाचक है। और परिमाण में दोनों में क्या अंतर है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े हैं बेहतरीन तरीके से तो क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आपका विशेषण के गुणवाचक के पाठ। अब आप बताएंगे संख्यावाचक विशेषण के कितने पाठ होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के दो पाठ होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक के भी दो पाठ होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। अब इसमें जो संख्या देखिए, निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित, दो बार आ गया ना। तो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप। जो संख्यावाचक है उसमें किसी नंबर की बात किया जाएगा, और जो आपका परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक को हम लोग कहते हैं कि ऐसा कोई भी आप लिक्विड में लेंगे, लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा 99%, जिसे माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसी को हम परिमाणवाचक निश्चित अनिश्चित में रखते हैं। ये हम कह दिए 5 किलो दाल। अब क्या करेंगे, इसे निश्चित, पहले तो 5 किलो एकदम निश्चित है, लेकिन हम इसे संख्यावाचक में नहीं रख सकते, वो भी निश्चित संख्यावाचक में नहीं रख सकते, परिमाणवाचक में रख देंगे। हम कह देंगे 50 रुपये। अब यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक में नहीं रख सकते, यहाँ पे क्या रखेंगे, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि पैसा जो है कोई आपको माप के तौल के नहीं देता है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर आपने इतना मतलब गहन अध्ययन कर लिया, फिर तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आगे बढ़े थे हम, तो उसमें एक हमने नोट करके लिखाया था, बताया था आपको कि जो निश्चित संख्यावाचक प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार के या 4 प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया था क्रमवाचक, दूसरा कौन सा बताया गया था, गणनावाचक, तीसरा बताया गया था समुदायवाचक, चौथा आपका आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक को तुलनावाचक भी कहते हैं। यदि पांचवा कहीं देखना चाहते हैं तो वह प्रतीकवाचक या प्रतीक बोधक। क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, प्रविशेषण पे आते हैं। तो प्रविशेषण मैंने आपको बताया था, जो विशेषण की विशेषता बताता है तो प्रविशेषण कहलाता है। और प्रविशेषण की 3 अवस्थाएं भी आपको बताई गई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे अगर सुंदर शब्द दे दिया तो सुंदर शब्द का उत्तमावस्था क्या बनेगा। तो आप देखिए, सुंदर का उत्तमावस्था बनाइए तो सुंदर का उत्तमावस्था बनेगा सुंदरतम, और उत्तरावस्था सुंदरतर। यदि उत्तमा पूछा जा रहा है तो आप नोट करिए दिमाग में, उत्तमा पूछा जा रहा है तो म आ रहा है, और उत्तरा पूछा जा रहा है तो र आ रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम जब सुंदर का उत्तमा पूछ रहे हैं तो सुंदरतम म आया, और उत्तरा पूछेगा सुंदरतर र आ रहा है। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो उच्च का जो उच्चतम है ये कौन सा डिग्री है, तो आप कहेंगे उत्तमा डिग्री है कि मध्यमा है, कि आप कहेंगे मूलावस्था है कि उत्तरा है कि उत्तमा। तो उच्चतम उत्तमा में आ रहा है आपका। जैसे कोमल, कोमलतर, कोमलतम, है कि नहीं। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। तो 3 डिग्री बन रही है। पहले तो मूलावस्था है, दूसरा उत्तरा है, तीसरा उत्तमा है। इसको हमने आपको क्लियर कर दिया था। और हमने कहा जो विशेषण की विशेषता बताए, अरे आपको नोट पॉइंट में बता दिया गया था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, और जो बताया जाता है उसे विशेषण कहा जाता है। अब क्या आ गया बात, अब यहाँ पे कह रहा है कि विशेषण की विशेषता जब बताएगा तो प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे मैं कह दिया सीता सुंदर है, तो यहाँ पे विशेष से सीता जी हैं, उनकी विशेषता ये बता रहा है कि ये सुंदर है, तो सुंदर आपका विशेषण हो गया। अब बोल दिया जाता कि सीता अत्यंत सुंदर है, तो सीता तो विशेष है, सुंदर विशेषण है। सुंदर के पहले लग गया अत्यंत, यानी विशेषण की जो विशेषता अब बता दी कि सुंदर है लेकिन अत्यंत, अति सुंदर, अधिक का बात करने लगा।
तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा प्रविशेषण। क्लियर? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्द में प्रत्यय लगा करके भी बनाया जाता है। विशेषणार्थक प्रत्यय के नाम से लोग जानते हैं उसे। किस नाम से? विशेषणार्थक प्रत्यय। जैसे मैंने कह दिया चमक, तो चमक शब्द में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो विशेषण का रूप धारण कर ले? तो चमक में क्या जोड़े बताइए? क्योंकि ये संज्ञा शब्द में हम रखेंगे और जो संज्ञा है वही सर्वनाम है, तो इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं ईला। जैसे हम कह दिए चमक है, तो चमक में यदि ईला प्रत्यय ये लग गया तो क्या बन जाएगा? चमकीला। और जब चमकीला शब्द आप बोलते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जैसे मैं कह दिया भारत, क्या कह दिया? भारत। ये क्या है? नाम है। तो जब नाम है तो ये क्या है बच्चे? संज्ञा है। अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा? प्रत्यय। और प्रत्यय जैसे हम कहते हैं ई प्रत्यय जोड़े, और जैसे ही दोनों आपस में जुड़ा वैसे तुरंत ये बन जाएगा क्या? भारतीय। अभी भारतीय बताइए क्या बन चुका है? क्या संज्ञा है? भारतीय कहेंगे संज्ञा है? संज्ञा नहीं है, ये आपका क्या है? विशेषण है। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर आगे हम बढ़े थे, सीरीज को हम बढ़े थे क्रिया में। तो मैंने कहा था क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु है, तो बताया गया था आपको। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना या कराना। क्या होता है? करना या कराना। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य का करना होना समझा पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। सिंपल। आप अपने भाषा में भी सीख सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई किताब का प्रेशर नहीं है कि नहीं जो किताब में लिखा है वही आप पढ़ेंगे, अन्यथा आप नहीं पढ़ेंगे। आप अपने लैंग्वेज में उसे मातृभाषा मदर टंग में सीखने का प्रयास करिए। तो मैंने आपसे इसीलिए कहा कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या कराना होता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य का करना होना समझा पाया जाता है उसी को कहा जाता है क्रिया। और क्रिया जैसे हमने कहा खाना पीना उठना बैठना रोना धोना मारना पिटना इत्यादि सब क्रिया है। हर मोमेंट में क्रिया होती है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं क्रिया है। यदि हमारे बॉडी में क्रिया नहीं होगी तो हम बोर्ड पर लिख पाएंगे? खड़ा नहीं हो पाएंगे हम। तो व्यक्ति का क्रिया का होना अति आवश्यक है। यदि क्रिया नहीं होता है तो समझ लीजिए व्यक्ति का दूसरा क्रिया होना प्रारंभ हो जाता है। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे शायद। तो इसलिए क्रिया होना बहुत जरूरी है। और जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे कहा जाता है धातु। जैसे पढ़ना में पढ़ धातु है और ना प्रत्यय जुड़ा है तब बना है क्रिया। लिखना में लिख धातु है, ना प्रत्यय जुड़ा है तब बना है लिखना। उठना में उठ धातु है, बना है ना प्रत्यय तब बना उठना। ये तो है। आगे बढ़ाए थे कि मैंने कहा था कि क्रिया के जितने रूप आपको देखने को मिलेंगे सब रूपों में धातु उपस्थित रहेगी 100%। यदि धातु उपस्थित, धातु विद्यमान यदि क्रिया के पाठ में नहीं है तो क्रिया का निर्माण नहीं हो सकता है। किताब में लिखा रहेगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अतः क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित विद्यमान रहती है। जैसे पढ़ना लिखना उठना बैठना रोना मारना पीटना इत्यादि हर मोमेंट में धातु है। यदि धातु को निकाल लिया जाए तो बच जाएगा ना प्रत्यय, और ना प्रत्यय कोई क्रिया नहीं है, ये केवल प्रत्यय है। और धातु के दो भेद है, मूल धातु यौगिक धातु। मूल धातु को मौलिक धातु के नाम से भी लोग जानते हैं। अब मौलिक धातु क्या होता है? आपको बताया गया था कि मौलिक धातु ऐसा धातु जो किसी शब्द पर निर्भर न रहे, किसी के साथ जुड़ जाता है, जैसे जा खा पी र आदि। यौगिक धातु के 3 पार्ट बताया गया था, प्रणार्थक नामबोधक यौगिक क्रिया। और मैंने कहा प्रणार्थक क्रिया क्या है बताइए? प्रणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया को आपस में मिलाने से बनाई जाती है। ये तो बताया गया था। देना से दिलाना दिलवाना, पढ़ना से पढ़ाना पढ़वाना, लिखना से लिखाना लिखवाना, तमाम प्रकार के बनाए थे।
मैं इसका अपने लैंग्वेज में कह सकता हूँ और आप अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए। मैंने किताब से कहा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया को मिलाने से बनता है प्रणार्थक। यदि आप ये भी कह सकते हैं कि जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को संपन्न कराता है तो उसी को प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसे भी तो हम कह सकते हैं, बात अपनी बात को रख सकते हैं और 100% ये बात सही भी है। समझ रहे हैं? फिर नाम बोधक में हमने कहा प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। यौगिक जब दो क्रिया आपस में मिलकर बनेगा। अकर्मक सकर्मक क्रिया मैंने कहा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया कौन सा क्रिया होता है? जिसमें कर्म उपस्थित नहीं रहे, कर्ता उपस्थित रहे, वही अकर्मक क्रिया है। तो किताब में लिखा गया रहेगा आपसे कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म उपस्थित न रहे, कर्ता उपस्थित रहेगा। और सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म उपस्थित रहेगा, कर्ता रहे या न रहे। आगे बढ़ाए थे क्रिया के कुछ अन्य पाठ में। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है। किसके साथ? मेन वर्ब मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ये तो बताया गया था। हम आगे बढ़े थे तो पूर्वकालिक क्रिया भी बताया गया था। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है, तो पहली वाली क्रिया को कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर? आगे बढ़े थे क्रियार्थक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म उपस्थित रहे, है कि नहीं? आगे बढ़े थे तो हमने कहा था विशेषण और संज्ञा शब्द में आपका क्रिया जोड़ करके भी नाम बोधक क्रिया बनाया जाता है। बताए थे? याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है तो जाइए पीछे देखिए। आगे हम बढ़े थे तो आए हम अविकारी में। मैंने कहा जिसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। और रूढ़ शब्द आप जानते हैं जिसे विखंडन नहीं किया जा सकता है, किंतु ये सदैव हमेशा सार्थक शब्द होते हैं। जैसे मैं कह दिया पंखा हो गया, नाक, कान, गला, बिल्ली, चूहा आदि। इनको आप विखंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं और ये रूढ़ होते हैं। और यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसे विखंडन किया जा सकता है। जैसे विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय है, संविधान है, संतोष, अलंकार है, रजनीश है, विधायक है, गायक है, नायक है। इन सब का हम तोड़ देंगे। अब हम इसे अपने लैंग्वेज में यदि आपको समझाने का प्रयास करें तो जिन शब्द का संधि विच्छेद न हो वो रूढ़ है। अगर सार्थक रहना चाहिए, सार्थक मतलब जो अर्थ दे, और जिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका यौगिक हो जाएगा। और योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। जैसे लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात श्री गणेश, दशानन 10 मुख वाले रावण जी, नीलकंठ नीला कंठ वाले शंकर जी, है कि नहीं? त्रिनेत्र भी शंकर को कहा जाता है। पंचानन 5 मुख वाले अर्थात हनुमान जी को कहा गया है जो एकदम बली आदमी है। 5 मुख मतलब 5 मुख अर्थात बजरंग बली हनुमान जी को कहा गया। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं कोई विशेष अर्थ देने लग रहा है कि नहीं? यदि आपको ऐसा दिखने लगे तो आप मार दीजिए योग रूढ़ पे। अगली बात हम आगे बढ़ाएं कि जो तत् प्लस सम से मिलकर बनता था तत्सम, तत् प्लस भव से मिलकर तद्भव। तत्सम संस्कृत वाला, तद्भव हिंदी वाला। देशज को देशी कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि देश प्लस जस से मिलकर बना है। संकर शब्द सम प्लस कर, और संकर शब्द दो भाषा को आपस में मिलाने से बनाए जाते हैं। क्लियर? और जो अर्थ देते हैं सार्थक और जो अर्थ न देते हैं निरर्थक। वाचक का दूसरा नाम है अभिधा, लक्षणा का लाक्षणिक, व्यंजना का व्यंजक। वाचक मैंने कहा था जिसके अर्थ सरलता पूर्वक समझ में आ जाते हैं, और जिसके अर्थ सरलता पूर्वक समझ में नहीं आएंगे उसे लक्षणा या लाक्षणिक। वाच्यार्थ और लक्षणार्थ जब इन दोनों से ये भिन्न अलग रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजक या व्यंजना। और जब आपस में वर्ड सार्थक रूप से मिलते हैं तो बनता है शब्द, और शब्द यदि आपको मिलाते हैं तो बन जाता है वाक्य। ये देखिए एकदम शॉर्टकट अपने लैंग्वेज में मैं आपको पूरी बात को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आज।
आप इसे समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए आज का क्लास सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज आगे हम बढ़ाए थे तो मैंने कहा कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला की संख्या 52 होती है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के आपके कई भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, गोली, अगोली, वर्तुलाकार भी कहीं कहीं आप पढ़ेंगे हैं। एक बच्चा हमसे कहा कि वर्तुलाकार, तो जो गोली या अगोली के ये वर्तुलाकार या वृत्तमुखी, आवृत्त, बात एक ही है, नाम समझना है कि भाई नाम सब एक ही है, ठीक है, कई नाम होते हैं। फिर मैंने आगे बढ़ाया तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन? ए, ऐ, ओ, औ। इसे संयुक्त स्वर या व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब 2 वर्ण आपस में मिलकर बनते हैं उसी को संयुक्त स्वर या व्यंजन कहा जाता है। उत्पत्ति या मुखाकृति के आधार पर स्वर के कई भेद होते हैं? 4। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। क्लियर? फिर आगे बढ़े, स्वरों का उच्चारण स्थान। ए, ऐ का उच्चारण स्थान होता है किससे? कंठ तालव्य से, और अ, आ का कंठ से। देखिएगा बहुत ध्यान से, ए, ऐ का कंठ तालव्य, अ, आ का कंठ, और ओ, औ का कंठ ओष्ठ। फिर ई का तालव्य या तालु, री का मूर्धा या मूर्धन, ऊ का ओष्ठ। क्लियर? आगे बढ़े थे, मैंने व्यंजन का क्लासिफिकेशन किया। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प 5 वर्ग होते हैं, 5। क, च, ट, त, प यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। और कचट तप का जो 5वां वर्ड होता है उसे अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहा जाता है। कि जो संख्या आपको बताया गया था, अनुनासिक की संख्या 25 होती है। हैं? कौन कौन होता है? अंगा, या, अड़ा, न, म। क्लियर? अब क्या होता है कि जो अनुनासिक की संख्या हो गई, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो गई, और निरानुनासिक की संख्या। अभी मैंने आपको सारी बात को क्लियर कर दिया कि अनुनासिक आपके कितने होते हैं। तो आप बताएंगे हमारे अनुनासिक 5 होते हैं, जो कचट तप प्रतीक 5वां वर्ड को कहा गया। निरानुनासिक 20, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। क्लियर? आगे हम बढ़े थे तो मैंने आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष का कोड मैंने आपको बता दिया। अल्प प्राण का कोड, महाप्राण का, घोष, सघोष का, सार्थक, निरर्थक, तत्सम, तद्भव, देशज हो चुके। यानी कि हम जिन सब बातों पर चर्चा किए थे कि जो हमारी क्लास हिंदी की अभी तक 10 से 15 क्लास में मैं आपको कितनी अधिक से अधिक बातें बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि पूरा हिंदी का परिचय, पूरा हिंदी का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन करा दिया। फिर हमने कहा हिंदी का इंट्रोडक्शन के बाद फिर हमने क्या आपको बताया कि भैया हमारे पास हिंदी का फंडामेंटल के बाद वर्णमाला क्या है, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो शब्द क्या है, सार्थक, निरर्थक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, वाचक, लक्षणा, व्यंजना। फिर इसके बाद में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, निपात, अनेकार्थी, समनार्थी, लोकोक्तियां, मुहावरा, पर्यायवाची। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अब तो संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक एवं उनकी प्रमुख रचनाएं जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और जो उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार का बात किया गया था। तो इन सब बातों की चर्चा हम आपको आज जितनी बातें हम पढ़ाए थे उसकी चर्चा हो चुकी है। आगे क्लास चलता रहेगा, आपका क्वेश्चन हल होता रहेगा। हम कल आपको जो है कि क्वेश्चन पीपीटी कराएंगे, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का जो आगे हम लोग अब संधि, समास, रस की चर्चा आप करेंगे, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।